Hello students, good morning all of you. Today we will discuss our next topic and which is diagonal relationship. ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है कि रिलेशनशिप होगा, बट रिलेशनशिप किन में होगा? उन एलिमेंट्स में विच आर डायगोनली रिलेटेड टू ईच अदर। सच में है ना, नाम से ही हो रहा है, हमें पता है कि डायगोनल क्या होता है, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। कैसे डिफाइन करूंगा? इट मे बी defined as the similarity in property, similarity in properties of elements present diagonally, मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो डायगोनली प्रेजेंट हैं, उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। ठीक है, हम सेम नहीं कह रहे हैं, सिमिलर कह रहे हैं, मतलब मिलती जुलती है, और उसी चीज को हम बोलते हैं डायगोनली रिलेशनशिप। अब बात तो ये आती है कि जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, यहाँ पर बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो लिथियम इज डायगोनली प्रेजेंट विद मैग्नीशियम, बेरिलियम डायगोनली विद एल्यूमिनियम। देन द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, दिस इज डायगोनली, है ना, डायगोनली रिलेटेड है। अब ये तो बात ठीक है, अभी डायगोनली रिलेटेड हो गई, बट उसका रीजन क्या हुआ कि इन दोनों की प्रॉपर्टी क्यों मैच होती है, जबकि ये तो अलग अलग ग्रुप में प्रेजेंट है। लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है, बट फिर भी दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर मिली हमें। तो इसका कोज क्या होगा, रीजन क्या दिया गया होगा कि व्हाई दीज शो डायगोनली रिलेशनशिप? कोज तो बहुत ही सिंपल सा कोज है बेटा। अब हमें पता है कि जब मैं लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाऊंगा, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे, तब क्या होगा, जो साइज होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। पता है कि नहीं पता? लिथियम से बेरिलियम पे जब हम जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस डायरेक्शन में साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बट जब बेरिलियम से मैग्नीशियम पे आऊंगा तब साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब कि जितना साइज यहां पर डिक्रीज हुआ, लगभग वो साइज क्या हो गया, यहां पर इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से वो जो साइज जो बढ़ा था वो यहां पर आकर के कंपनसेट हो गया, है ना। जो साइज का डिफरेंस यहां पर आया था वो साइज यहां पर क्या हो गया, कंपनसेट हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव नियरली सेम, ठीक है, नियरली वर्ड यूज किया, मतलब एग्जैक्ट नहीं होती है, नियरली सेम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ठीक है, अब बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, जो जब हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जब हम लिथियम से बेरिलियम की तरफ गए तब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हुई। बट जब बेरिलियम से मैग्नीशियम पे आए तब क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हुई होगी, और इस तरीके से दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आया समझ में? तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्यों सिमिलर होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भी रियल में क्या इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों की मैच होती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो लिथियम सिर्फ मैग्नीशियम के साथ ही शो करता है, मतलब कि लिथियम अपने ग्रुप के साथ वो प्रॉपर्टी सेम नहीं शो कर रहा, वो दूसरे ग्रुप में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज, हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ऐसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए भी कर सकते हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम। अब देखो
ये प्रॉपर्टी आप अपने जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उन सब में पढ़ोगे। तो फर्स्ट है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ फॉर्म ओनली ऑक्साइड्स, नॉट फॉर्म peroxide एंड सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, अभी तो बस ये याद रख लो, फिर जैसे हम अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारे कुछ आएंगे। तो कहता है कि भाई जो लिथियम है, लिथियम अपने ग्रुप में ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम है पेरोक्साइड बनाता है, पोटाशियम है सुपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो अब जो मैग्नीशियम है वो भी सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। तो कहता है कि भाई लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। तो हो गई ना प्रॉपर्टी सिमिलर, कि लिथियम अपने ग्रुप वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा, वो तो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, पर ऑक्साइड भी बनाते हैं, बट जो लिथियम है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड, जो किसके साथ मैच होता है, मैग्नीशियम के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ फॉर्म बाइकार्बोनेट्स इन लिक्विड स्टेट। मतलब कार्बोनेट्स तो बनाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, सबके सब क्या होते हैं, या बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बट लिथियम का जो बाइकार्बोनेट होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल सिमिलर मैग्नीशियम के। और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, लिथियम फॉर्म नाइट्राइड्स, ठीक है, सिमिलर टू मैग्नीशियम। अब लिथियम अपने ग्रुप का अकेला एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड्स बना लेता है। ठीक है, और वही नाइट्राइड कौन बना रहा है, मैग्नीशियम भी, जबकि सोडियम और पोटाशियम इनके नाइट्राइड्स बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। तो फिर से क्या कह रहा है कि भाई वो जो लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच हो गई, मैग्नीशियम से। ठीक है, लिथियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट्स शो सिमिलर बिहेवियर। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है भाई, लिथियम का नाइट्रेट क्या बनेगा, LiNO3। ठीक है, तो जब बेटा हम इसको गर्म करते हैं तो किस में टूटता है, लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। ऐसे ही मैग्नीशियम का नाइट्रेट भी है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस O2, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस करते रहेंगे। तो मतलब कि जब हम लिथियम या मैग्नीशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं तो ऑक्साइड्स में टूटते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है प्लस ऑक्सीजन। बट अगर मैं बात करूं लिथियम के ही ग्रुप की, सोडियम नाइट्रेट, तो किस तरीके से टूटते हैं बेटा, ये NaNO2। मतलब नाइट्रेट क्या बना लेता है, नाइट्राइट बना लेता है। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो इस तरीके से अलग हो गई। मतलब कि लिथियम जो है वो अपने ग्रुप के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर ना शो करके वो मैग्नीशियम के साथ शो कर रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो लिथियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं वो डेलिक्यूशेंट होते हैं। डेलिक्यूशेंट का मतलब जानते हो ना, कि वो मॉइस्चर से सराउंडिंग से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही वीक बेस होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते। क्लियर, समझ में है ना। तो ये डायगनली शो क्यों करते हैं, उसका कोज क्या होता है, डायगनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, और कौन कौन सी ये सिमिलर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये सारा कुछ तुमने अच्छे से करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो आता है हमारे पास एनामलस बिहेवियर। ठीक है, ये सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तब जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब आपको ये टॉपिक है डिफरेंट ना लगे, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास आता है एनामलस बिहेवियर। एनामलस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। एनामलस बिहेवियर ऑफ
सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ बेटा कि भाई हमने स्टार्टिंग से क्या कह रहे हैं कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में प्रेजेंट है उन ग्रुप की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है ना, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होती है, ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। बट क्या कहते हैं कि फिर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट रेस्ट ऑफ एलिमेंट से अलग शो करते हैं। एनामलस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं वो अपने ही ग्रुप के बचे हुए एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, उसका कोज क्या है, वो सारा कुछ हम अब देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। बस अभी हमारा जो मेन मोटो क्या है कि आप इन सबसे फैमिलियर हो जाओ, ताकि जब वो प्रॉपर्टी हम डीप में पढ़ेंगे तब आपको वो इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले उसका रीजन क्या है, तो देखो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, उनकी सबसे भी ऊपर है ना, कि फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम है, अगर उनको छोड़ दें तो सेकंड पीरियड वाले टॉप मोस्ट हो गए। तो इनका क्या होगा, साइज जो क्या होगा, दीज हैव वेरी स्मॉल, या अपने ग्रुप में स्मॉलेस्ट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। सही बात है ना ये, कि अब जिस भी ग्रुप में ये लाई करते हैं उन ग्रुप में सबसे छोटी रेडियाई किनकी होगी, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की होगी, कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड चीज, दीज हैव हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी, हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी नहीं होती, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ऐसे चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब कैसे, अब मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो सबके सब +1 शो करेंगे। ठीक है, तो चार्ज हो गया +1 डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो डाउन द ग्रुप लगातार इंक्रीज ही हो रही है, जब साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, तो चार्ज डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी होगी, जो एलिमेंट टॉप मोस्ट होगा, जो सबसे ऊपर है उसकी चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि जो एलिमेंट सबसे ऊपर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी ना, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। और जो मेन है बेटा, मेन जो चीज है जो इसको प्रॉपर्टी को एनामलस बिहेवियर शो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल सेकंड पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट है, एस ऑर्बिटल होता है, पी होता है, डी तो कहां से स्टार्ट होगा, थर्ड पीरियड से, है ना, क्योंकि थर्ड सेल में डी की एंट्री होती है। तो ये मेन रीजन हो गया इसका। अब बेटा इनकी एनामलस प्रॉपर्टीज, तो कोजेस थे, कोजेस समझ में आ गए। अब आ गई इनकी एनामलस प्रॉपर्टी। तो जो फर्स्ट एनामलस प्रॉपर्टी है जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो जितने भी बेटा नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं जनरली किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो मोलिकुलर फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में है, सल्फर है, एसिड है, सिलीनियम है, एसिड है ना। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, इस तरीके से। ठीक है, और तो क्या कहता है कि भाई जो फर्स्ट मेंबर है उसका साइज सबसे छोटा होता है, ये आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे आगे, उसका साइज सबसे छोटा होता है, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर कौन सा फोर्स काम करेगा, मॉलिक्यूलर, और मॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। तो ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होता है तो फोर्स भी क्या हो जाएंगे, सबसे वीक, इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा गैसियस स्टेट में, जबकि बाकी सब किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएंगे बेटा, सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन है वो एग्जिस्ट करेगा गैसियस स्टेट में, जबकि फॉस्फोरस और आर्सेनिक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये रीजन किस वजह से हुआ, इनके साइज की वजह से आप कह सकते हो। तो साइज छोटा था तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है या वंडरवाल फोर्सेस होंगे वो कमजोर पड़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास इनकी एटोमिसिटी की, आ सकती हो। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल,
कि एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो आपको दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है, जबकि सल्फर और सिलीनियम और जो बाकी सब उनकी एटॉमिसिटी 8 हो गई। ऐसे ही नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, जबकि फॉस्फोरस और आर्सेनिक और बचे हुए रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैव एटॉमिसिटी 4। तो यहां पर भी डिफरेंस आ गया ना, इनका फॉर्मूला ही मैच नहीं हो रहा है। सेम ग्रुप के एलिमेंट है, भी प्रॉपर्टी तो तब सिमिलर होगी ना जब ये फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला भी इनका डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो इन सब के लॉजिक होते हैं। ठीक है, वो सब हम सब डीप में पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी अलग करते हैं और उसका रीजन क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी हम पढ़ चुके हैं ना कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है जनरली उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती बेटा, लेस नेगेटिव होती है ना। जैसे फ्लोरीन की क्लोरीन से कम हो गई है ना, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से कम हो गई, ऑक्सीजन की सल्फर से कम हो गई, या ये कह लो ऑक्सीजन की तो पूरे ग्रुप में सबसे कम होती है। तो उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, है ना, ये डिस्कस कर चुके हैं कि उनका साइज इतना छोटा होता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन में, और उस रिपल्शन की वजह से एनर्जी का कुछ हिस्सा उस रिपल्शन को ओवरकम में लग जाता है और टोटल जो नेट एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम रिलीज होती है। आई बात समझ में। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी सेकंड पीरियड्स की क्या होगी बेटा, वो लेस नेगेटिव हो गई। तो ये भी एनामलस ये होनी चाहिए थी सबसे ज्यादा ना, डिफरेंट बिहेवियर हो गई। नेक्स्ट है कोवलेंट नेचर, कि भाई जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है उनके जो बॉन्ड बनते हैं मैक्सिमम बॉन्ड क्या होंगे, वो कोवलेंट होंगे। जैसे लिथियम क्लोराइड कोवलेंट है जबकि NaCl आयनिक हो गया, है ना। बेरियम क्लोराइड हाईली कोवलेंट होता है, जबकि नीचे वाले कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, वो आयनिक प्रॉपर्टी शो कर देते हैं। समझ में। तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं जनरली कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, भाई जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही है। अगर जैसे X है और ये क्लोरीन हो गया, भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा हो ही गई। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी तो मतलब कोई एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा, शेयरिंग होगी कंप्लीट, और कैसा बॉन्ड बन जाएगा, वो प्योर कोवलेंट बन जाएगा। तो कहता है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूसरे के पास जाने ही नहीं देंगे, तो वहां पर क्या होगी, वहां पर कोवलेंट नेचर ज्यादा से ज्यादा होंगे। नेक्स्ट आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब जानते हो ना कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या ये कह लो कि किसी भी एटम के पास कितने ऑर्बिटल्स या रूम्स अवेलेबल हैं बॉन्ड बनाने के लिए। अब जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अब जो फॉस्फोरस होता है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, नाइट्रोजन भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है वो हैलोजेंस के साथ जुड़ता है और मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो करेगा, 3, मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। जबकि जो फॉस्फोरस है हैलोजन के साथ जुड़ करके PCl5 PF5 ये बहुत आराम से बना लेता है। मतलब कि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड भी बना सकता है, इवन 6 बॉन्ड भी बना सकता है, PCl6 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, जबकि नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। तो उसका भी सिंपल सा लॉजिक क्या होगा बेटा, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब जो नाइट्रोजन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p3। ठीक है, ये सब कंसेप्ट हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और फॉस्फोरस का क्या होता है बेटा, 3s2 3p3 होता है ये। बट थर्ड शेल में डी की भी एंट्री हो जाती है, 3d भी होता है बट खाली होता है वो। ठीक है, तो प्रमोशन कंसेप्ट पढ़ेंगे हम 4th चैप्टर में। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के अपर शेल में पहुंचेगा और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड 5, तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे। साथ में ये रूम्स
खाली भी हैं। तो कोई भी एटम जो इनको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन भी ले लेंगे, मतलब PCl6 भी बन जाएगा। जबकि अब ये बेचारा इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? अभी बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी क्या होंगे? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, बट ये तो पहले से ही फुलफिल हो चुका ना, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोवैलेंसी। जैसे बोरोन है, बोरोन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है BCl3, जबकि एल्यूमिनियम है Al6 3 नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया इनकी कोवैलेंसी। तो जो इनकी कोवैलेंसी है वो भी चेंज होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड शायद आपने 10th में नाम सुना हुआ हो, अगर नहीं सुना हुआ तो कोई बात नहीं, ये भी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पाई बॉन्ड क्या होता है। तो जो पाई बॉन्ड होता है, जनरली जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब बनते हैं बेटा, तो उस केस में क्या होता है, जैसे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई, एक सिग्मा होता है, जब ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आ रहा तो भी पाई बॉन्ड क्या होगा हम अपने नेक्स्ट में जरूर समझाएंगे, और बहुत ईजी सा टॉपिक है, समझ में भी आ जाएगा। तो कहता है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, सिर्फ वही इजीली पाई बॉन्ड बना सकते हैं। ये ध्यान रखो कि पाई बॉन्ड सिर्फ वही एटम बना पाते हैं जिनका साइज छोटा होता है। अब नाइट्रोजन है, N2 है ना, ये तो 10th में पढ़ा है ना हमने, इस तरीके से। तो इसने क्या कर लिया? पाई बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टेबल हो गया। अब जब मैं बात करूं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस भी तो ऐसे स्टेबल हो सकता था ना, ऑक्टेट इसका भी पूरा हो जाता। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट पूरा, बट इसका साइज बड़ा हो गया, ये पाई बॉन्ड बना ही नहीं पाता, और ये स्टेबल होने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। समझ में आया? इसीलिए ये P2 ना बन करके P4 की फॉर्म में एडजस्ट करता है। तो ये सब क्या हो गई? इसकी एनामलस प्रॉपर्टीज हो गई। और इन एनामलस प्रॉपर्टीज का रीजन क्या था? स्मॉल एटॉमिक रेडियाई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये इन सब की रीजन थे। तो आप ये सब बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो जो लगभग टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के वो फिनिश हो गए हैं। तो आप इन चैप्टर को अच्छे से करते रहो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, IIT नीट एम्स जिसका भी हो, वो आप मुझे बता सकते हो। वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।